ना मैं आज़ादी दूंगी, ना मैं साथ रहूंगी। मुंबई के किला कोर्ट में जब यह शब्द गूंजे तो वकीलों की फुसफुसाहट थम गई। जज प्रकाश मेहता ने अपनी कलम मेज पर रख दी। सामने कटघरे में खड़ी थी 28 साल की अवनी वर्मा, जिसके चेहरे पर एक अटूट दृढ़ता थी। उसकी महंगी पोशाक और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उसकी अंदरूनी उथल पुथल को छिपा रही थी। उसके सामने खड़ा था उसका पति नील गुप्ता, आंखों में गहरी उदासी, चेहरे पर हताशा। वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, जज साहब, मैं आज भी अपनी पत्नी के साथ घर बसाना चाहता हूँ। मैं सुलह को तैयार हूँ, लेकिन अगर यह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मेहरबानी करके मुझे आज़ाद कर दे। मैं इस घुटन भरे रिश्ते को ढो नहीं सकता। जज साहब ने चश्मा उतार कर अवनी की ओर देखा। श्रीमती अवनी वर्मा, आप क्या चाहती हैं? अवनी के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने बिना पलक झपकाए ठंडी और सधी हुई आवाज़ में कहा, जज साहब, मैं इनसे अपनी पूरी जिंदगी भरण पोषण लूँगी। ना तो मैं इनके साथ रहूँगी और ना ही इन्हें तलाक दूँगी। नील का वकील मिस्टर कपूर तुरंत खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, यह तो मेरे वकील के मानव अधिकार का हनन है। यह मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा है। लेकिन अवनी का वकील मुस्कुराया। माय लॉर्ड, कानून में कहीं यह नहीं लिखा है कि पत्नी अगर साथ ना रहना चाहे तो उसे तलाक देना ही पड़ेगा। मेरी वकील का यह कानूनी अधिकार है। नील वहीं कटघरे में लगभग बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जज प्रकाश मेहता समझ गए कि यह कोई सामान्य पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी उलझन है जिसकी तह में कोई गहरा दर्द छिपा है। जज साहब ने अवनी से पूछा, ठीक है अवनी जी, क्या शिकायत है आपको अपने पति से? क्या इन्होंने कभी हाथ उठाया? कोई घरेलू हिंसा? अवनी ने एक पल सोचा। नहीं जज साहब, हाथ तो कभी नहीं उठाया। दहेज की मांग? अवनी ने इससे भी इनकार कर दिया। नील के चेहरे पर एक पल को राहत आई, लेकिन अवनी के अगले शब्दों ने उसे तोड़ दिया। लेकिन जज साहब, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं होते, दिल पर लगे जख्म ज़्यादा गहरे होते हैं। अवनी ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। नील की आंखों में उसे ईमानदारी और ठहराव दिखा था। वह छोटे शहर के सीधे साधे लड़के थे और मैं बड़े बड़े सपनों वाली लड़की। उन्होंने कहा था, अवनी, मैं कोई शहजादा नहीं, पर वादा करता हूँ तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करना मेरी ज़िंदगी का मकसद होगा। उस एक वादे पर मैंने अपनी पूरी दुनिया उनके नाम कर दी थी। जज साहब, मुझे लगा था मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस शीश महल को मैं अपने सपनों में बना रही थी वह शादी के कुछ ही महीनों बाद बिखर जाएगा। जज साहब, शादी के 3 साल हो गए। इन 3 सालों में ये मुझे एक बार भी बाहर घुमाने नहीं ले गए। जिस इंसान ने आसमान से तारे तोड़ लाने की कसमें खाई थी, उन्होंने मुझे घर की 4 दीवारों में कैद करके रख दिया। मेरे लिए मुंबई का मतलब सिर्फ 2 कमरों का फ्लैट था। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। इन्होंने मुझे मेरे कैरियर की शुरुआत तक नहीं करने दी। हर बार कोई ना कोई बहाना। और तो और मेरा जन्मदिन, जो मेरे लिए सबसे खास दिन था, दूसरे साल तो ये भूल ही गए थे। इन्हें मेरा प्यार नहीं, मेरी खुशियाँ नहीं, सिर्फ अपना काम और अपना आराम याद रहता था। नील आगे बढ़ा। अवनी, यह सच नहीं है। चुप रहो। अवनी लगभग चीख पड़ी। और हद तो तब हो गई जज साहब, जब मैं तेज बुखार में तप रही थी। मैंने इनसे बस इतना कहा कि जल्दी लौट आना और मुझे डॉक्टर को दिखा लाना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके कह दिया कि वो मुझे देसी नुस्खे वाला काढ़ा पिला देगी। मेरे महान पति ने दोबारा फ़ोन करके पूछने तक की तकलीफ नहीं की। आप ही पूछिए इनसे
इन्हें पत्नी चाहिए थी या नौकरानी? नील को बोलने की अनुमति मिली। उसकी आवाज़ में एक मध्यम वर्गीय इंसान की बेबसी झलक रही थी। जज साहब, हाँ, मैं इसे रानी शायद नहीं बना सका। मैं आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सका। मैं एक आम आदमी हूँ जो मुंबई जैसे शहर में एक सैलरी से घर की ईएमआई निकालना, माँ की दवाइयाँ, महीने का खर्च और ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच में शौक पूरे करूँ या घर चलाऊँ। प्रमोशन होते ही सबसे पहले मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी करता। वह रूठे गले से बोला, जज साहब, जन्मदिन पर मैं देर से आया, पर मैंने उसके लिए फूलों का गुलदस्ता और उसकी पसंदीदा मिठाई लाया था। हाँ, वह 5 सितारा डिनर नहीं था जो उस महीने मेरे बजट से बाहर था। क्या प्यार की कीमत तोहफे के आकार से तय होती है? और जिस दिन तबीयत खराब थी, नील ने आंसू पोंछे, उस दिन ऑफिस में बहुत जरूरी इन्फेक्शन थी। अगर मैं उस दिन छुट्टी लेता तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। यह नौकरी मैं किसके लिए करता हूँ? अवनी, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही तो। कोर्ट का माहौल बदल गया। तभी पीछे से एक तेज और भावुक आवाज़ गूंजी, जज साहब, आप मेरी बेटी को गलत समझ रहे हैं। इसने आपको अब तक इस पर हो रहे जुल्म की पूरी कहानी बयान ही नहीं की। यह थी अवनी की माँ मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी देवी कटघरे के पास आई। जज साहब, जब भी प्रिया के मायके में कोई शादी ब्याह का फंक्शन होता था, यह साहब कभी उसके साथ नहीं जाते थे। मेरी बेटी अकेली जाती थी और सबके सामने उसका सिर शर्म से झुक जाता था। और हद तो तब हो गई जब प्रिया के पिताजी का देहांत हुआ। उस समय भी यह आदमी उसके साथ नहीं था। हमने फ़ोन किया, लेकिन जब तक यह लौटे तब तक अंतिम संस्कार भी हो चुका था। क्या यही होता है एक पति का सहारा? अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ जज साहब, उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। नील ने लड़खड़ाती आवाज़ में अपना बचाव किया। वह टूर पर था, टिकट नहीं मिली, ट्रेन से आया, पर जब तक पहुंचा सब खत्म हो चुका था। जज साहब, मीनाक्षी देवी बोली, यह मगरमच्छ के आंसू हैं, हर बाजू। यह मेरी बेटी को दिन रात सास के ताने सुनवाता है। तुम औरत होकर घर नहीं संभाल सकती, खाना अच्छा नहीं बनाती। और जब इसने बिजनेस शुरू करने का सपना देखा तो इस आदमी ने वह सपना भी कुचल दिया। नील के वकील मिस्टर कपूर तुरंत खड़े हुए। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। जज साहब, इस सारे मामले में एक बात और है जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने एक पुराना दस्तावेज जज साहब की तरह पढ़ाया। जज साहब, यह नील गुप्ता का अपॉइंटमेंट लेटर है। 3 साल पहले पुणे की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिला था। पैकेज था आज की कमाई का 3 गुना, लेकिन इन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी। जज साहब ने हैरानी से पूछा, क्यों? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी मिस्टर नील? मिस्टर कपूर ने अवनी पर एक तीखी नज़र डाली। जज साहब, यह बात आप मिस्टर नील से ना पूछकर इनकी पत्नी अवनी वर्मा से पूछे तो बेहतर होगा। हाँ जज साहब, क्योंकि अवनी वर्मा पुणे शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। वह कहती थी कि मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं जा सकती, और मेरे मुवक्किल नील गुप्ता ने अपने कैरियर का इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि अवनी को अपने परिवार से दूर ना जाना पड़े। यह खुलासा कोर्ट रूम में भूचाल ले आया। अवनी का चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। उसकी माँ मीनाक्षी देवी के पास भी अब कोई शब्द नहीं थे। जज मेहता ने सब पक्षों को तोला, फिर उन्होंने अपनी तीखी नज़र मीनाक्षी देवी पर गड़ाई और वह सवाल पूछा जिसने केस की दिशा बदल दी। मीनाक्षी जी, एक बात बताइए, जब अवनी अपने पति के घर में रह रही थी तब आप दोनों की बात कितनी बार होती थी? मीनाक्षी देवी ने गर्व से कहा, रोज़ होती थी जज साहब, 2-3 घंटे तो आराम से बात हो जाती थी।
उस समय क्या आपको पता होता था कि घर में आज खाने में क्या बना है? सास बहू में कोई छोटी मोटी नोकझोंक होती थी तो क्या उसकी खबर भी आपको तुरंत मिल जाती थी? जी जज साहब, मेरी बेचारी बच्ची इसे दिल का हाल सुनाती। मैं ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। जज साहब की आवाज़ में अब सख्ती आ गई। तो मतलब आप अपनी बेटी के ससुराल के हल पल की खबर रखती थी? उसके किचन में होने वाली सास बहू की खटपट से लेकर उनके कमरे में होने वाली पति पत्नी की निजी बातों तक? पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। मीनाक्षी जी, एक बेटी अपना दुख अपनी माँ को ही बताएगी, यह बात सच है। लेकिन सवाल यह है कि दुख था कौन सा? अमित ऑफिस से लेट आया? यह एक घटना है, दुख नहीं। सास ने खाने में रिस्क निकाला, यह एक तकरार है, जुल्म नहीं। जन्मदिन पर महंगा तोहफा नहीं मिला, यह केवल एक उम्मीद का टूटना है, रिश्ते का टूटना नहीं। आपने अपनी बेटी से हर रोज 3 घंटे बात की। आपने उसके घर की हर छोटी बात को सुना और हर छोटी बात को एक बड़ा दुख बना दिया। हर छोटी बात तकरार को एक जुल्म का नाम दे दिया। आपकी बातों ने छोटी सी चिंगारी को सुलगाकर इतना बड़ा बना दिया कि उस चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया। आपने अनजाने में ही अपनी बेटी के मन में यह भर दिया कि उसका ससुराल एक नर्क है और उसका पति एक जालिम। जज साहब ने अवनी की तरफ देखा। अवनी जी, जब भी आपकी अपने पति से कोई अनबन हुई, आपने उस समस्या को सुलझाने के लिए अपनी पति से बात करने के बजाय अपनी माँ को फ़ोन किया। आपने अपने पति को अपना साथी नहीं बल्कि अपनी माँ को अपना वकील बना लिया। असली समस्या ना पति में है ना पत्नी में, समस्या है इस रिश्ते में एक तीसरे शक्ति की, उस दखल अंदाजी में जो प्यार के लिबास में लिपटी हुई है। मीनाक्षी देवी, आपकी बेटी 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन आपने उसे कभी अपने पति की पत्नी बनने का मौका ही नहीं दिया। पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है। तलाक किसी भी समस्या का आखिरी हल होना चाहिए, पहला नहीं। इसीलिए तलाक की अर्जी पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले यह अदालत एक वैवाहिक प्रयोग का आदेश देती है। जज साहब ने सख्त नियम बताए। अगले 1 महीने तक श्रीमती अवनी अपनी मां श्रीमती मीनाक्षी देवी से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं करेगी। यह भारी प्रभाव के बिना उन्हें अपनी सोच सुनने का मौका देगी। नील और अवनी दोनों को हर हफ्ते एक साथ मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। आप लोगों को एक खाली कांच का जार और कुछ कागज की पर्चियां रखनी होगी। हर रोज बिना एक दूसरे को दिखाए अपने रिश्ते की कोई एक अच्छी और सकारात्मक याद उस पर्ची पर लिखकर जार में डालनी होगी। शुरुआती दिन मुश्किल थे, लेकिन काउंसलिंग और स्मृतियों के जार ने धीरे धीरे अपना काम किया। हर रात वे अपने झगड़ों से पहले के सुनहरे पलों को याद करते। 1 महीने बाद वे वापस कोर्ट रूम 307 में थे। आज वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जज साहब ने पूछा, तो क्या फैसला किया है आप दोनों ने? अवनी आगे बढ़ी। जज साहब, मैंने इस 1 महीने में अपनी पूरी ज़िंदगी को दोबारा जिया है। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जितना समय अपनी माँ के कंधे पर रोकर गुजारा, अगर उसका आधा समय भी अपने पति का हाथ थामकर बिताया होता तो शायद हमें कभी यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैंने अपने पति के हर त्याग को नज़रअंदाज किया। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मुझे भी अपनी अर्धांगिनी को समझना चाहिए था, उसे थोड़ा समय देना चाहिए था। योर ऑनर, अवनी की आवाज़ में एक अद्भुत हिम्मत थी। मैं अपनी याचिका वापस लेना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। जज साहब मुस्कुराए। उन्होंने जार खोलने का आदेश दिया। नील ने एक पर्ची निकाली और कहा,
मुझे याद है जब मेरे प्रमोशन की पार्टी में एक रिश्तेदार ने मेरा मजाक उड़ाया था और तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मुझे अपने पति पर गर्व है। उस दिन तुमने मुझे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना दिया था। अवनी ने एक पर्ची उठाई और पढ़ा। शादी के बाद जब मैं अपने मम्मी पापा की याद में उदास बैठी थी, तभी तुम मेरे लिए पसंदीदा तीखे वाले गोलगप्पे ले आए थे। तुमने मुझे हंसाने के लिए जो सबसे खराब चुटकुले सुनाए थे, उन्हें सुनकर मैं रोते रोते हंस पड़ी थी। तुम कितने अच्छे हो नील। पर्ची पढ़ते ही अवनी फूट फूट कर रो पड़ी और नील के सीने से लग गई। जज साहब ने फैसला सुनाया, याद रखिए, शादी का मतलब एक दूसरे की गलतियों का हिसाब रखना नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों के बावजूद साथ खड़े रहना है। आज तुम दोनों ने सिर्फ अपना रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया है कि अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे ढाया ना जा सके। अवनी ने नील की ओर देखा और कहा, आज के बाद ना मैं तलाक मांगूंगी, ना तुमसे अलग रहूंगी। यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, जज साहब प्रकाश मेहता ने जो फैसला सुनाया, क्या वह सही था? क्या किसी भी रिश्ते में तीसरी शक्ति का दखल, चाहे वह प्यार के नाम पर ही क्यों ना हो, रिश्ते को ख़त्म कर देता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानियों के साथ।